हेलो एवरीवन, आई एम योर देशमैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम रीड करेंगे फ्रांसीसी क्रांति, जो हमारा चैप्टर 1 है क्लास 9th का, उसका पार्ट 2 क्रांति की शुरुआत। इसका जो पार्ट 1 है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और उस वीडियो का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से उस वीडियो को सुन सकते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है क्रांति की शुरुआत। ये जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इसमें हमारा बच्चों एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, फ्रांस में प्राचीन जो राजतंत्र था उसके समय एस्टेट जनरल क्या थी, जो एक असेंबली थी, एक प्रतिनिधि असेंबली थी, ये वो क्या थी। तो उसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं जी कि उस समय जब ये क्रांति हुई 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, उस समय वहाँ का सम्राट कौन था, लुई 16। तो उसने कुछ ऐसे काम किए जिसके कारण जनता में विद्रोह फैल गया और उस जो जनता थी वो विद्रोह पे मतलब क्रांति पर उतर आई। तो उस समय वहाँ के राजतंत्र के जो एस्टेट जनरल थी वो क्या थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये इसका पॉइंट 1 ये है, प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं बढ़ा सकता था, उसको कोई भी टैक्स लगाना होता था तो जो एस्टेट जनरल थी, जो प्रतिनिधि सभा थी, उसकी बैठक बुलानी पड़ती थी और उन्हीं से अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो जो एस्टेट जनरल थी वो एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट थे अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। ये एस्टेट क्या थे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो फ्रांसीसी समाज था 3 वर्गों में बटा हुआ था। जैसे अपना हिंदू समाज कई वर्गों में बटा, वैसे उस समय फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। जो फर्स्ट एस्टेट था वो था पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा जो जनसाधारण का वर्ग था उसको थर्ड एस्टेट बोला जाता था। तीनों ही एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे और ये तीनों राजा को कोई भी जब निर्णय लेना होता था तो उस पर अपनी अपनी सहमति देते थे। लेकिन सम्राट ही ये निर्णय लेता था कि संसद, ये जो संस्था थी, जो ये असेंबली थी, इसकी बैठक कब बुलाई जाएगी। और इसकी अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी, लास्ट जो बैठक थी वो सन 1664 में, सॉरी 1614 में। तो बच्चों, ये था हमारा ये क्वेश्चन कि फ्रांस में प्राचीन राजतंत्र के समय एस्टेट जनरल क्या थी। तो अब हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके समय फ्रांसीसी जो ये नेशनल असेंबली के निर्माण की घटनाओं का वर्णन कीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन है, मैंने नीचे लिख दिया। नेशनल असेंबली जो बनी है, एक तो ये एस्टेट जनरल थी, इसके बाद जो नेशनल असेंबली बनी, आम लोगों की एक जो असेंबली बनी, उसके लिए किन घटनाओं ने लोगों को प्रेरित किया, मतलब क्या क्या घटनाएं हुई, तो उसको अब हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये मैंने लिख भी दिया बच्चों, क्वेश्चन भी मैंने राइट किए हैं और आंसर को भी मैंने अंडरलाइन किया ताकि आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई मतलब असुविधा ना हो। तो फ्रांसीसी सम्राट जो लुई 16 था, उसने 5 मई 1700 निवासी को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। उसने 1789 में क्या बुलाई, एक एस्टेट जनरल, जो पहले से एक प्रतिनिधि सभा थी, उसकी बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलिशान भवन को सजाया गया। बच्चों, ये इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लुई 16 था फ्रांस का सम्राट, उसने एस्टेट जनरल की एक बैठक बुलाई करों में बढ़ोतरी करने के लिए। अब जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा क्या है कि पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक के लिए, पहले जो 3 वर्ग थे मैंने बताया था, तीनों ने ही अपने अपने प्रतिनिधि भेजे, तीनों ही अपने प्रतिनिधि भेजे थे। पहले और दूसरे ने 300 प्रतिनिधि भेजे और जो आम लोगों का जो एस्टेट था, तीसरे लोगों की जो कैटेगरी थी, उसने 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े कर दिए गए। मतलब जो तीनों फर्स्ट और जो सेकंड एस्टेट थे उनके तो जो प्रतिनिधि थे 300 वो तो आमने सामने कतारों में बिठाए गए और यहाँ से ही भेदभाव शुरू हो गया। जो 600 प्रतिनिधि आम जनता के द्वारा चुन कर आए थे उनको इन 300 के पीछे पीछे खड़ा कर दिया गया। 300 उधर बैठे थे, 300 उधर, उनके पीछे पीछे दोनों तरफ 300 को खड़ा कर दिया गया। तो जो तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व, ये बस आपके समझने के लिए क्वेश्चन में आपको नहीं राइट करना है। उसका प्रतिनिधित्व जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ वकील और जो पढ़े लिखे लोग थे वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उसके अलावा जो 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें, मांगों की सूची बनाकर लाए थे अपने साथ। जो जनता ने उनसे मांग की थी, वो जो लेटर्स थे वो भी अपने साथ वो लेकर आए थे। तो जो एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था कि भी हर वर्ग सिर्फ एक ही मत दे सकता है। इस बार लुई जो 16 था, इसी प्रथा का पालन करने के लिए मतलब वो डिटरमाइंड था, वो भी इसी प्रथा को चलाना चाहता था। परंतु तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने मांग की कि अब की बात जो पूरी सभा है उनके द्वारा मतदान किया जाना चाहिए। मतलब जितने भी मेंबर्स आए हैं, जितने भी जिसमें हैं मेंबर्स, वो सारे अपना अपना वोट डालें। हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, मतलब जैसा लोकतंत्र में होता है कि हर व्यक्ति एक वोट, तो वो चाहते थे वो। लेकिन
जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के जो प्रतिनिधि थे वे विरोध जताते हुए सभा के बाहर चले गए, लेकिन उनकी इस मांग को सुना नहीं गया और राजा ने उसका विरोध किया। और फिर जो तीसरे एस्टेट के जो प्रतिनिधि आए थे, आम जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी इस चीज़ को लाइक नहीं किया और वो उठकर वहाँ से चले गए। और जो हमारा 5वां पॉइंट है, तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। अब जो तीसरे समाज से आए थे, तीसरे एस्टेट के जो प्रतिनिधि थे, ये अपने आप को मतलब पूरा जो आम जनता थी, पूरा फ्रांसीसी जो देश था, फ्रांसीसी राष्ट्र था उस टाइम, उसका वो अपने आप को प्रतिनिधि मानते थे, मतलब उनकी तरफ से अपने आप को वो प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और मतलब उन्होंने वो वहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि थे, उन्होंने एक असेंबली बनाई और उसका नाम क्या रखा, नेशनल असेंबली। और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं तैयार किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। मतलब उन्होंने ये भी साथ में शपथ ले ली कि जो इन्होंने असेंबली बनाई है वो तब तक भंग नहीं होगी जब तक राजा के अधिकारों को कम नहीं किया जाएगा, क्योंकि सारे जो अधिकार थे उन पर राजा ने मतलब अपना प्रभुत्व कर लिया था। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था कि उस समय की जो घटनाएं थी वो क्या हुई, नेशनल असेंबली बनाने के लिए जो घटनाएं थी, किन किन चीज़ों ने नेशनल असेंबली बनाने के लिए मजबूर किया, ये कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, ये था। और बच्चों जो अब ये नीचे लाइन अंडरलाइन हुई है, उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया। ये समाज सुधारक थे। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। जो मिराबियो था वो एक खुद समाज सुधारक था और एक खुद बहुत बड़े खानदान में पैदा हुआ था, सामंती खानदान में पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी वो जो जनता की मांगे थी उनके वो पक्ष में था। वो चाहता था कि राजा की शक्तियों को कम किया जाए और सबको वोट डालने का अधिकार मिले। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। और आबे भी, जो कि एक मूलतः एक पादरी था, पादरी घर में पैदा हुआ था। और तीसरा एस्टेट क्या है, इस शीर्षक से उसने एक अत्यंत प्रभावशाली पुस्तिका पंपलेट लिखा और उसमें भी उन्होंने मतलब ये जो आम जनता अपने अधिकारों की मांग कर रही थी उनका समर्थन किया। बच्चों ये जो 2 पॉइंट हैं मिराबियो और आबे के बाद, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था कि फ्रांसीसी क्रांति में रूसी दार्शनिकों का, ये दार्शनिक था समाज सुधारक, उनका आप क्या योगदान था ये वर्णन कीजिए। तो रूसो और उसके बारे में तो हमने पहले पढ़ लिया था। ये जो 2 हैं मिराबियो और आबे, ये उसमें आप ऐड कर सकते हो। 2 पॉइंट वहाँ पे किए थे हमने और ये जो 4th और 5th है ये यहाँ से आप ले सकते हैं, अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। और बच्चों जो ये साथ में कुछ महत्वपूर्ण डेट्स होते हैं ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं कि 1774 में क्या हुआ था। हमने पढ़ा था ना, जो लुई 16 है वो वहाँ का राजा बनता है और उस टाइम जब वो राजा बना तो वहाँ का जो फ्रांसीसी खजाना था वो खाली हो चुका था। और 1789 को जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, जो एस्टेट जनरल था उसकी जो असेंबली थी वो बुलाई गई। 1791 में क्या हुआ, सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया गया। और 1792 और 93 में जो फ्रांस है वो एक गणराज्य बन जाता है। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है, गणराज्य, क्योंकि जो ये लुई 16 था ये तानाशाही था और इसको मार के वहाँ पे गणराज्य की स्थापना हो जाती है। और फिर जैकोबियन गणराज्य का पतन भी 1792-93 में ही होता है। और 1804 में जो नेपोलियन है वो फ्रांस का सम्राट बनता है और यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। एक बहुत बड़ा शक्तिशाली सम्राट था नेपोलियन और इसने लगभग मतलब पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया था। और 1815 में वाटरलू में नेपोलियन है जो उसकी हार हो जाती है और वो मारा जाता है। तो आप ये वाटरलू में नेपोलियन की हार कब हुई, कहाँ पर हुई, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं एक वर्ड से। एक तो वाटरलू में हुई थी, वाटरलू की लड़ाई हुई थी, वहाँ पे नेपोलियन हार गया था 1815 में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बच्चों ये है कि नेशनल जो असेंबली थे उसके निर्माण के समय फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति का वर्णन कीजिए। मतलब जो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उस समय फ्रांस में जो ग्रामीणों की स्थिति थी वो कैसी थी, उस पर आप प्रकाश डालिए। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आप थोड़ा सा समझ के करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, अब जो नेशनल असेंबली थी उसने राजा के अधिकारों पर थोड़ी सी मतलब नकेल डाल दी थी और राजा के अधिकारों को
पूरी तरह से थोड़ा सा सही कर दिया गया था, मतलब थोड़ा सा नियंत्रित कर दिया गया था। तो जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी, क्योंकि वहाँ का खाना पाव रोटी, कल भी मैंने बताया था कल वाली वीडियो में, तो उसकी जो कीमतें थी, आम लोगों की जो खाने की चीज़ थी, ये भोजन था, उसकी कीमतें आसमान को छू रही थी। लोग परेशान थे। तो जो बेकरी मालिक थे वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे, जमाखोरी कर रहे थे, लोगों को चीज़ नहीं दे रहे थे। लोगों की लाइनें लंबी लगी हुई थी, घंटे घंटे तक लोग चीज़ों का वेट करते रहते कि कब हमें हमारा नंबर आए, हम चीज़ खरीदें। तो ऐसे में क्या हुआ, तो बेकरी दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद जो गुस्साई औरतें थी, गुस्सा आ गया था औरतों को। गुस्से में औरतों की एक भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। तो इस तरह के जो ग्रामीण इलाकों में इस तरह की जो स्थिति थी वो पैदा हो रही थी। जो सेकंड पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट बन गए हमारे। एक तो ये कि नेशनल असेंबली जब संविधान का प्रारूप, मतलब उसका जो लेखा जोखा था वो तैयार कर रही थी, तो उस समय फ्रांस में आंदोलन हो रहे थे। दूसरा कारण ये था कि जो कड़ाके की ठंड थी, फसल खराब हो गई, और जो फिर पाव रोटी की जो कीमतें थी वो आसमान छू रही थी। और जो मालिक थे, बेकरी मालिक, वो स्थिति का फ़ायदा उठा रहे थे। उन्होंने जमाखोरी शुरू कर दी चीज़ों की, मतलब चीज़ें होते हुए। जमाखोरी क्या होता है बच्चों, जब चीज़ें स्टॉक में होते हुए भी उनको बेचा ना जाए और फिर ज़्यादा कीमतें बढ़ाकर उनको बेचा जाए, तो उसको जमाखोरी बोलते हैं। तो इसके कारण जो जनता थी, भीड़ थी, वो भड़क गई और एक औरतों की भीड़ ने एक दुकान पर दावा बोल दिया। और जो देहाती इलाकों में, गांव-गांव में ये अफवाह फैल गई थी कि जागीरों के जो मालिक हैं उन्होंने भाड़े के लठैतों लुटेरों के गिरोह को बुला लिए हैं। मतलब ये जो जमींदार थे, जागीरों के मालिक कौन होते हैं बच्चों, जमींदार, जागीरदार। तो गांव-गांव में अफवाह फैल गई कि जो जागीरदार हैं, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, इन्होंने लठैतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं, जो कि पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। तो इससे भी जनता को गुस्सा आ गया। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण किया। ये किसानों के जो खेती के औजार थे, इन्होंने अपने इन्हीं औजारों से किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। लगान संबंधी दस्तावेज मतलब उनसे जो टैक्स वसूल लिया जाता था, जमींदार लोग जो टैक्स वसूलते थे, उसके जो कागज पत्र थे उसको लगान संबंधी दस्तावेज बोलते हैं। तो उन्होंने उनको जला के सारे जो प्रूफ थे वो मिटा दिए। कुलीन बड़ी संख्या में, और जो कुलीन वर्ग थे, बड़े बड़े जमींदार साहूकार थे, जो जमीन के मालिक बनकर बैठे हुए थे, किसानों का शोषण कर रहे थे, ये अपनी जागीरें छोड़कर, जागीर होता है तो जमीन, उसको छोड़कर ये भाग गए और बहुत सारे तो पड़ोसी देशों में जाकर छुप गए। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक बन जाता है बच्चों। अब जो हमारा एक नया क्वेश्चन बनता है, 4 अगस्त 1789 की रात में फ्रांसीसी नेशनल असेंबली के द्वारा किए गए परिवर्तन लिखिए। कि जो 4 अगस्त 1789 में जो फ्रांस की नेशनल असेंबली थी, उन्होंने संविधान में कुछ संशोधन किए, कुछ किया, तो वो क्या थे, वो परिवर्तन क्या थे। तो जो लुई सम्राट था, अंततः वो नेशनल असेंबली को उसने मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब वे संविधान का अंकुश होगा। मतलब अब जो लुई 16 था, उसने अनुमान हो गया था कि भाई जो आम जनता है उसमें कितनी ताकत है, इसलिए उसने अब उसकी सारी मांगें मान ली थी। और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधन वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। तो 1789 की रात को जो ये असेंबली ने एक आदेश पारित कर दिया कि अब जो ये कर वगैरह लगाए जाते हैं, ये सामंती व्यवस्था, इसको जड़ से उन्मूलन मतलब ख़त्म कर दिया जाए। ये बंधनों वाली जो सामंती व्यवस्था, इसको ख़त्म कर दिया जाए और ज़मीन पर किसानों का अधिकार, जो किसान ज़मीन पर खेती करता है उसी को ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाए। अब बीच में जो सामंती व्यवस्था थी, जो टैक्स वसूल करते थे, इस वर्ग को ख़त्म कर दिया गया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। जो चर्च के पादरी थे, बिना बात के लोगों पर ये अपनी दाग जमाते थे और प्रशासन में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इनके विशेषाधिकारों को भी छोड़ देने के लिए इनको भी विवश कर दिया गया, मतलब इनके अधिकारों पर भी लगाम लगा दी गई। और जो धार्मिक टैक्स लगाया जाता था, उस लगा हुआ था चर्च की तरफ से, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। जो चर्च, जिस ज़मीन पर चर्च काबू किए बैठा था, ये पादरी लोग जिस पर अपना हक जमाए बैठे थे, वो ज़मीन अब छीनकर किसानों में बांट दी गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। अब वो जो ये सारी संपत्ति थी, ये अब सरकार ने अपने कब्जे में ले ली और बाद में इसको किसानों को दे दिया गया। लिब्रे क्या है बच्चों, मैंने पहली वीडियो में बताया था, ये फ्रांस की करेंसी थी उस टाइम। अब जो फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया, कैसे बनाइए। तो जो नेशनल असेंबली थी, सन 1791 में संविधान का उसने पूरा प्रारूप बना लिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान का प्रारूप कब पूरा कर लिया गया, 1791 में।
तो इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। तो जो राजा के पास इतनी सारी शक्तियां थी कि वो जब मर्जी से टैक्स बढ़ा देता था, जनता की सुनता नहीं था, तो उसकी जो शक्तियां थी उसको सीमित कर दिया गया। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने की बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। एक केंद्रीकृत होता है बच्चों, एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी कमांड आ जाना, मतलब वो तानाशाही टाइप का होता है। तो उसके हाथों से छीनकर अब जो सारी शक्तियां थी उसका 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसा आज हमारे देश में है, इंडिया में है कि हमारे यहाँ 3 संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें कार्यान्वित करती है और न्यायपालिका, न्याय मतलब जो जस्टिस होता है उसका काम न्यायपालिका का होता है। तो इसमें डायग्राम में आपको दिखा रखा है कि जो न्यायपालिका थी, कार्यपालिका और विधायिका, इन सभी का एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण होता था। अब इसमें 2 पॉइंट आए बच्चों। एक होता है सक्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक क्या होता है? जिनको वोट डालने का अधिकार था उनको बोला जाता था सक्रिय नागरिक, मतलब एक्टिव सिटीजन। और ये वहाँ पे उस टाइम उस पॉपुलेशन थी 2.8 करोड़, उसमें से सिर्फ 40 लाख लोग ही सक्रिय नागरिक थे, मतलब 40 लाख लोग ही वोटिंग कर सकते थे, बाकी सारे निष्क्रिय थे। तो निष्क्रिय नागरिक कौन थे? जिनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं था। लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। ये सारे निष्क्रिय लोग थे। जो उसका सेकंड पॉइंट है, सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। अब जो संविधान बना 1791 में, उसमें कानून बनाने का अधिकार किसको मिल गया? नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। अप्रत्यक्ष होता है बच्चा, एक तो होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो अप्रत्यक्ष रूप से मतलब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आगे जाते थे। जैसे अब हम अपने लीडर्स चुन के भेजते हैं और वो आगे जाके फिर अपना काम करते हैं, मतलब हमारी तरफ से चुने हुए प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं उनको और फिर वो आगे जाके अपने मतलब गवर्नमेंट चलाते हैं, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। तो जो नेशनल असेंबली थी अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे। यह आ गया इसमें, मतलब एक निर्वाचक समूह का चुनाव किया जाता, जो पुणे असेंबली के सदस्यों को चुनते थे, जो आगे जाके अपने फिर असेंबली के जो बड़े लीडर्स थे उनको चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। सारे जो नागरिक थे वो वोटिंग नहीं कर सकते थे। जो 25 वर्षीय पॉइंट मैं आपको पहले भी बता सकती हूँ कि जो बता चुकी हूँ, 25 वर्ष से जो अधिक उम्र के ऐसे पुरुषों को सक्रिय नागरिक कहा जाता था जिन्हें वोट डालने का अधिकार था। और बाकी जो कम से कम मतलब, और उनके वो भी कब दिया जाता था? जो कम से कम अपने 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। 25 साल से उम्र अधिक होनी चाहिए, पुरुष होने चाहिए, और ऊपर से क्या होना चाहिए? 3 दिन की जो इनकम है वो टैक्स के रूप में देते हों, तब उसको वोट डालने का अधिकार मिलता था। तो जो इतना करते थे उनको वोटिंग का अधिकार मिलता था। तो ये बच्चों ये थे हमारे इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट। क्या था क्वेश्चन? फ्रांस के 1791 में बनी संविधान की विशेषताएं। जो संविधान 1791 में नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी? ये 3 विशेषताएं थी, आप ये पढ़ सकते हैं एक बार अच्छे से। और चौथी जो विशेषता थी वो क्या थी? संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिक घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र बनाया गया। इसमें ये पूरा दिया गया आपको साइड में, इसमें बॉक्स में, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि जो पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र क्या था। इसमें क्या कहा गया? जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। नैसर्गिक होता है बच्चों नेचुरल, अहरणीय मतलब जिसको छीना नहीं जा सकता, जिसका हरण नहीं किया जा सकता। मतलब ये मान लिया गया कि जीवन का अधिकार, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है, उसके साथ अन्याय होता है तो वो अपने बोल सकता है। अधिकार और कानूनी बराबरी, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं। तो इन तीनों अधिकारों को एक नेचुरल और अहरणीय अधिकार के रूप में मान्यता मिल गई। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त है और इन अधिकारों को किसी भी सिचुएशन में छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। नैसर्गिक मीन्स नेचुरल, ये जो नेचुरल बर्थ राइट थे, जो जन्म से जो अधिकार थे, गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती थी कि वो इन अधिकारों की हर सिचुएशन में, हर हालात में रक्षा करे। तो ये थे हमारे जो नेशनल असेंबली के द्वारा जो संविधान बना उसके मेन पॉइंट्स। अब बच्चों राजनीतिक प्रतीकों के मायने, कुछ उस टाइम जो जनता थी वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, हम पढ़ चुके हैं कि जो मोस्टली जनता थी वो अनपढ़ थी। जो थर्ड एस्टेट था उसके कुछ ही लोग पढ़े लिखे थे, उसमें वकील, जो डॉक्टर्स थे ये थे।
तो जो ज़्यादातर जो लोग थे, अनपढ़ लोग थे, उनको भी मतलब समझानी थी सारी चीज़ें। तो उनको समझाने के लिए एक सिंबल्स यूज़ किए गए, कुछ प्रतीक यूज़ किए गए, जिससे कि जो सारी चीज़ें हैं वो उन लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो अलग अलग सिंबल्स यूज़ किए गए। ये टूटी हुई जंजीर है, ये क्या है? जंजीर क्या होता है बच्चों? गुलामी का प्रतीक होती है। टूटी हुई जंजीर दैट मीन्स वो एक आज़ादी का प्रतीक बन गई। और जो छड़ों का ये बर्छीदार गट्ठर है, क्या होता है? अकेली छड़ी को तोड़ सकते हैं लेकिन गट्ठर को तोड़ नहीं सकते। जैसी वो हमने कहानी भी पढ़ी है कि एकता में बल है, सभी ने पढ़ी हुई स्टोरी। तो ये छड़ियों का गट्ठर, ये किसका सिंबल था? ये एकता का सिंबल था कि आम जनता अगर मिलकर रहेगी तो किसी भी राजा को आराम से परास्त किया जा सकता है। अब ये जो ट्रायंगल है, इसके अंदर रोशनी दिख रही है, ये क्या है कि जो सूर्य की किरणें हैं ज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगे। मतलब हर सांझ के बाद, हर रात के बाद सवेरा जरूर आता है। अगर हम मतलब ज्ञान के साथ, अगर ज्ञान जनता शिक्षित होगी तो इस तरह जो ये गुलामी का अंधकार फैला हुआ है ये खत्म हो जाएगा। और ये राजदंड था, ये शाही सत्ता का प्रतीक था, मतलब राजा की शक्ति का प्रतीक था शाही सत्ता, जो मतलब सदियों से चली आ रही थी। और ये जो सांप अपने पूंछ को अपने मुंह में लिए हुए है, ये समानता का प्रतीक है। मतलब ये अंगूठी है, बिल्कुल इसका कोई और छोर नजर नहीं आता, बिल्कुल गोल हो गई। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के साथ ऊंच नीच, जाति पाति, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये जो लाल फ्राइजियन टोपी है, ये दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने, मतलब दास प्रथा समाप्त हो गई थी। ये इसका सिंबल, जो इसको ये धारण कर लेगा, जो दास है अपनी इस टोपी को धारण कर लेगा, दैट मीन्स अब वो दास नहीं रहा। और ये जो नील सफ़ेद लाल ये रंग है, ये वहाँ के राष्ट्रीय मतलब नेशनल कलर घोषित कर दिए गए। और ये जो डैनो वाली स्त्री है, ये कानून का मानवीय रूप, जैसे हमारी भारत माता है वैसे ये कानून का रूप बना दी गई। और जो विधि पट दिख रहे हैं, ये इसका मतलब है कि कानून के लिए सब समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। तो बच्चों ये जो आपके बॉक्स में है, ये भी आप समानता और जो बंधुत्व के प्रतीकों की पहचान करें, ये आप सारे पॉइंट आप रीड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फ्रांसीसी क्रांति का जो पार्ट 2 था, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। आज हमने इसमें जितने भी क्वेश्चन बिटवीन ये बने वो सारे मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं आपके बच्चों। आप लेसन को अच्छे से रीड करोगे तो ये सारे आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर एक या दो बार आप इस वीडियो को सुनेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से माइंड में बैठ जाएंगे। एक अच्छी कमांड और एक अच्छी पकड़ आपकी इनके ऊपर बन जाएगी। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी थी? अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।